नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र राणा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर केमिस्ट्री विद राणा सर। आज मैं आपके लिए लाया हूं उत्तराखंड बोर्ड 2022 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें हम प्रश्न संख्या 12 से प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे और 2023 में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं केमिस्ट्री विद राणा सर के साथ। आज का हमारा प्रश्न संख्या 12 है। रुकिए। शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष को समझाइए। तो शॉटकी और जो फ्रैंकल दोष है, सबसे पहले तो आप ये शब्द को समझिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपके उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जाता है। तो शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, तो ये दो प्रकार के हमारे पास दोष होते हैं। फ्रैंकल में आधा ना आता है, तो इसका मतलब है कि इसमें अंतरकाशी दोष पाया जाता होगा, ठीक है। और जो शॉटकी दोष है उसमें ना नहीं आता है, तो इसका अर्थ है कि इसमें रिक्तिका दोष पाया जाता है। पहली चीज आपके समझ में आ गई होगी कि शॉटकी दोष जो है वो रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है और फ्रैंकल दोष जो है वो अंतरकाशी दोष उत्पन्न करता है, ठीक है। तो शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अगर हम अंतर की बात करेंगे तो शॉटकी दोष में पहला अंतर है, इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं आपको आंसर एक बार लिख के नोट करता हूं। आप देखेंगे कि इसमें पहला जो हमारा अंतर है, इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इस दोष में जो हमारे पास शॉटकी दोष है, यहाँ पर समान संख्या में अगर हमारे 4 आयन, यहाँ से माना इसको हम शॉटकी दोष मानते हैं, तो देखो यहाँ पे A है तो उसके बगल में क्या होगा, B होगा। तो नीचे क्या होना चाहिए था, B होना चाहिए था। तो B अगर यहाँ से इधर जाता है तो हमारा इसी क्रिस्टल से A को भी स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस दोष में धनायन और ऋणायन की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी क्रिस्टल में अगर आपके पास 5 धनायन है तो 5 ही आपके पास ऋणायन होना चाहिए। अगर 6 धनायन है तो 6 ऋणायन होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जितनी संख्या में धनायन क्रिस्टल छोड़ के बाहर जाते हैं, उतनी संख्या में ऋणायन भी क्रिस्टल छोड़ के बाहर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रैंकल दोष का, तो फ्रैंकल दोष में, इस दोष में आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। इसका बोलने का अर्थ है कि कोई भी आयन या तो धनायन या ऋणायन यहाँ से अपना स्थान त्यागेगा, इस पोजीशन से, ये वाला पोजीशन जो है इससे त्यागेगा और यहाँ बीच में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा भी है, जैसे ये है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ये B के बगल में, यानी ये जो B वाला है, ये भी स्थान छोड़कर बाहर जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमने अगला बिंदु अगर देखेंगे, अगला डिफरेंस देखेंगे, तो यह दोष रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है। जो शॉटकी वाला है, यानी जो शॉटकी वाला दोष है, ये दूसरा पॉइंट है, यह रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्थान खाली हो जाएगा। जबकि अगर मैं फ्रैंकल की बात करूँगा, ठीक है ना, फ्रैंकल दोष में, तो जो फ्रैंकल है उसमें क्या करता है, यह अंतरकाशी दोष और रिक्तिका दोष दोनों ही दोष उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला देखेंगे, तीसरा हमारा अंतर होगा, इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शॉटकी दोष में अगर एक आयन यहाँ से बाहर जाता है, एक आयन यहाँ से बाहर जाता है, तो इसके घनत्व में कमी आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपके पास एक थैला है, उसमें आपके पास 5 आलू हैं, 5 आलू हैं, ठीक है, और 5 ही आपके पास क्या है, प्याज है, 4 5, ठीक है। तो अगर मैं एक आलू को बाहर रखता हूं थैले से और दूसरा एक प्याज को बाहर थैले से रखता हूं, तो आपके पास कितने बचेंगे, 4 आलू बचेंगे, 4 प्याज बचेंगे,
ठीक है ना, यानी आयनों की संख्या तो बराबर है, लेकिन जब ये दोनों यहाँ से बाहर आएंगे तो जो ये थैले का जो हमारा द्रव्यमान होगा यानी इसका जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में क्या आती, कमी आती, यानी शॉटकी में जो होता है क्रिस्टल के घनत्व में क्या आती, कमी आती है। फ्रैंकल में इसी प्रकार से, फ्रैंकल में क्या होगा, ये जो हमारा आयन है ये क्या कर रहा है, अपना स्थान तो यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ जा रहा, अंतरकाशी स्थान में जा रहा, यानी है तो क्रिस्टल के अंदर ही, क्रिस्टल के बाहर तो नहीं गया। तो अगर क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है कोई आयन तो इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रैंकल दोष में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला बिंदु है, यह दोष वे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिनके धनायन तथा ऋणायन के आकार बराबर होते हैं। तो इसका जो चौथा बिंदु है, फोर्थ पॉइंट है कि इसके जो धनायन और ऋणायन का आकार होंगे यानी Ag और Br, इनका जो आकार होगा क्या होगा, बराबर होगा। Na और Cl, इनका आकार क्या होता है, बराबर होता है। यानी शॉटकी दोष वे यौगिक व्यक्त करते हैं यानी शो करते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, फ्रैंकल दोष की अगर हम बात करेंगे तो ये दोष वे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होगा, अर्थात ऋणायन का आकार बड़ा और धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो AgBr जो है वो शॉटकी दोष भी उत्पन्न करता है और फ्रैंकल दोष भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो शॉटकी दोष में NaCl है और जो फ्रैंकल दोष है उसमें AgCl है। तो आपके पास कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों ही पाए जाते हैं, तो AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रित होते हैं, क्यों। यानी जो एल्किल हैलाइड है वो ध्रुवीय यौगिक होते हैं और इसके बाद भी ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो हम इसका आंसर देखेंगे, एल्किल हैलाइड की ध्रुवणता का मान कम होता है तथा यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं, जिसके कारण एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये लिखित क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आप, एल्किल हैलाइड की ध्रुवणता का मान कम होता है तथा यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं, जिसके कारण एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन NaOH क्षार की उपस्थिति में किया जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन NaOH के साथ क्रिया करके, यानी NaOH की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके फिनॉल का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फिनॉल, ये हमारा फिनॉल बन जाता है जब हमारे पास क्लोरोबेंजीन क्षार की उपस्थिति में H आयन के साथ यानी जल के साथ क्रिया करती है तो फिनॉल का निर्माण होता है, जो कि ये प्लस NaCl का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 22 ग्राम बेंजीन को यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी यदि 22 ग्राम जो हमारे पास विलेय है जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं, तो 22 ग्राम बेंजीन यानी विलेय को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये विलायक हो गया क्योंकि इसकी मात्रा क्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है ना, तो जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है यानी प्रतिशत कितने का होता है, मैक्सिमम 100 होता है।
ठीक है ना। तो हम क्या मानते हैं, 100 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत है, यानी द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय या विलायक की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय या विलायक की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जैसे फॉर्मूला हम यहाँ इस प्रकार से देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बेंजीन की ग्राम में मात्रा, तो कितनी बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये 22 ग्राम दे रखी है। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी 4 क्लोरीन किसके साथ जुड़े होंगे, कार्बन के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे जो CCl4 लिखा हुआ है की मात्रा यानी WB जो हमारे पास दिया गया भार होता है। ठीक है ना, W मतलब वेट और B मतलब विलायक। तो हमारे पास जो विलायक है वो कितना है, सॉल्वेंट 122 ग्राम। अगर हम बात करेंगे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। तो जो बिलियन की मात्रा होगी वो कितना हो गया, 22 प्लस 122 ग्राम, तो कितना हो गया 144 ग्राम। तो बिलियन की जो मात्रा आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 144 ग्राम आ गई है। ठीक है। अब हम सबसे पहले किसकी द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो क्या होगा, बेंजीन की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय बिलियन की ग्राम में मात्रा इनटू प्रतिशत की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अभी आपको बताया था मैंने कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय या विलाय की ग्राम में मात्रा। तो यानी यहाँ जो नीचे है यहाँ पे भी ग्राम है, ऊपर भी जो हमारा बिलियन है वो विलय है वो भी किस में, ग्राम में होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे विलाय की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करता हूँ तो विलायक यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कार्बन टेट्राक्लोराइड की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय बिलियन की ग्राम में मात्रा। इसी प्रकार से आपके पास यदि आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो हमारे पास बिलियन की ग्राम में मात्रा है उसको हमने क्या कर देना, बिलियन की ml में मात्रा, और जो हमारा विलय या विलायक की ग्राम में मात्रा है जो हमारा ऊपर है नॉमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको ml में मात्रा कर देंगे। यानी जो ग्राम है उसकी जगह क्या कर देंगे, ml कर देंगे। कब करेंगे ml, जब हमारे पास पूछा जाएगा कि आयतन प्रतिशत। यानी अगर हम आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन की बात करें तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय या विलायक की ml में मात्रा को उस बिलियन की का आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो विलय की मात्रा है वो कितनी दे रखी थी, ये थी हमारे पास 22 ग्राम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22 डिवाइड बाय 144 इंटू 100। ठीक है ना। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते तो 4 3 जो कितना हो जाएगा 12 और 4 6 जो 24 यानी 36 आ जाएगा। और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 100 को तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है। अब 22 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 11 आ गया। ठीक है। और यहाँ 36 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 18 आ जाता है। यानी 11 इंटू 25 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 275। 11 5 जा 25, 11 5 जा 55। ठीक है। यानी 55 का 5 हो गया, कैरी कितनी होगी 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 कितना हो गया 27। तो यानी 275 डिवाइड बाई 18। ठीक है। अगर हम 275 को 18 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा 15.27 आ जाएगा। ठीक है। यानी बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो कितना होगा 15.27। इसी प्रकार हम अगर देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान प्रतिशत है यानी ये वाला, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की ग्राम में मात्रा कितनी है 122 है, और जो बिलियन की ग्राम में मात्रा वो कितनी है 144 है। अगर हम इनको किससे डिवाइड करते हैं, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा।
ठीक है ना, यहाँ पे ये 36 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, अब हमने 2 से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ पे आ गया 61, यानी 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 61। अगर हम 61 इंटू 25 करेंगे तो 1525 आएगा, यानी 1525। तो अगर 1525 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 84.72 आता है। अब आप देखेंगे कि आपके पास टोटल जो हमारे पास प्रतिशत था वो कितना था, 100 था। तो इसका मतलब 15.27 हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट का मास परसेंटेज हो गया, और 84.74 किसका हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट यानी CCl4 का मास प्रतिशत हो गया। और इन टोटल, इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो आपका 99.99 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। 2 बिंदु हो गया। तीसरा, एवं डी कक्षक की क्या होती है, इसमें अनुपस्थिति होती है। तो आपने एनोमलस बिहेवियर देखा होगा फ्लोरीन का, कि हमने सबसे पहले क्या कहा था कि फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, पूरे आवर्त सारणी में इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एवं इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2, 2s2, 2p5 होता है। तो 2d तो कभी होता नहीं है, डी हमेशा 3 वाले जो नंबर होता है उसमें स्टार्ट होता है, यानी 3d होता है पहला वाला। ठीक है, तो 2d तो होता नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे जो फ्लोरीन है उसका आकार छोटा होता है, उसके विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, एवं डी कक्षक की क्या होती है, उसमें अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण यह -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, व्यक्त करती है। जबकि अन्य तत्व उत्तेजित अवस्था में आने पर +1, +3, +5 एवं +7 ऑक्सीकरण संख्या शो करती है, यानी व्यक्त करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, ठीक है ना, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, एवं डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है। जबकि अन्य जो तत्व होते हैं उत्तेजित अवस्था में आने पर, जब इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं और 7 भी दे सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं उसके अष्टक पूर्ण होने पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 16। प्रश्न 16 है हमारे पास, निम्न पदों को उचित उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपके पास एल्कोसॉल। तो ये जो हमारे पास कोलाइडी विलयन होते हैं ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एल्कोसॉल हो गया, बेंजोसॉल हो गया, एरोसॉल हो गया, हाइड्रोसॉल हो गया, इथरोसॉल हो गया। तो इस प्रकार के आपके पास विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। ठीक है ना, तो आप किसके बेस पे इसको आंसर देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस प्रकार का सॉल है आपके पास। जैसे यहाँ पे पूछा गया है एल्कोसॉल, तो वे कोलाइड विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण जो माध्यम होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है, यानी अल्कोहल यानी OH समूह जिसमें होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोसॉल कहते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास पूछा जाए बेंजोसॉल, तो वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजोसॉल कहते हैं। इथरोसॉल वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम ईथर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इथरोसॉल कहते हैं। इसी प्रकार अगर जैसे यहाँ पे पूछा गया एरोसॉल, तो वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम
वायु होती है क्या कहलाती है? एरोसोल कहलाती है। ठीक है। एक अन्य है हाइड्रोसोल। तो वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है वो क्या कहलाता है? हमारा हाइड्रोसोल कहलाता है। ठीक है। तो अब परिक्षेपण माध्यम होता क्या है? तो जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो विलयन होता है तो उसमें दो चीज़ होती है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है हमारे पास सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो हम बात करेंगे सॉल्यूट, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो हमारे पास जैसे जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट यानी विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट यानी विलेय कहते हैं। तो इसी प्रकार जो आपके पास कोलाइडी विलयन होता है उसमें दो चीज़ होती है। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है ना? दो चीज़ होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो जो जिसकी मात्रा कोलाइडी विलयन में ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो जैसे एल्कोसॉल है तो इसमें एल्कोहल की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा, और जो अन्य पदार्थ होंगे हमारे पास वो क्या होंगे? कम होंगे, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? कम होगी। इसी प्रकार जो एरोसोल होता है उसमें जो हमारे पास वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? वायु होता है, क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। तो जैसे इसका उदाहरण है धुंध हो गया, कोहरा हो गया, यानी कोहरे में आपने कभी हाथ लगाया होगा तो आपके एहसास होगा कि उसमें कुछ पानी की बूंदें होती है। इसका मतलब जो ज़्यादा मात्रा में वो गैस है और जो कम मात्रा में है वो क्या है? आपके पास जल है। ठीक है। आप इसी प्रकार जैसे अल्कोहल है तो उसका जो उदाहरण है वो क्या है? इथाइल अल्कोहल में सेलुलोज नाइट्रेट का विलयन। तो हमने अभी बताया था आपको कि अल्कोहल वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होता है अल्कोहल कहलाता है, और वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु होती है एरोसोल कहलाती है। वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है बेंजोसॉल कहलाती है। वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम ईथर होता है ईथरोसॉल कहलाता है। और वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है हाइड्रोसॉल कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अच्छा हमने इसकी एग्जाम्पल की बात करी थी। एल्कोहल का उदाहरण कौन सा है आपके पास? एथाइल अल्कोहल में सेलुलोज नाइट्रेट का विलयन। और जो एरोसोल है उसका जो उदाहरण है उसको हम कोहरा मान सकते हैं, धुआं मान सकते हैं, धुंध लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का अथवा में है हार्डी-सुलजे का नियम समझाइए। तो हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो स्कंदन क्षमता होती है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ की संयोजकता जितनी अधिक होती है उस पदार्थ की स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। यदि कोई कोलाइड विलयन ऋणावेशित है, यानी किसी कोलाइड विलयन पर कोई ऋणावेश है, तो उसको स्कंदित करने वाले आयनों का जो क्रम होगा वो सबसे ज़्यादा कौन उसको स्कंदित करेगा? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा स्कंदित करता है, उसके बाद मैग्नीशियम स्कंदित करता है, और उसके बाद सोडियम उसको स्कंदित करता है। इसी प्रकार अगर आपके पास कोलाइड विलयन धनावेशित होगा तो उसको स्कंदित करने वाले आयनों का क्रम FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 4 नेगेटिव कार्बोनेट यानी CO3 2 माइनस आयन, और क्लोरीन में जो सबसे ज़्यादा होगी वो किसकी होगी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्कंदन क्षमता होगी। उसके बाद कार्बोनेट आयन की स्कंदन क्षमता होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी। ठीक है ना? तो इसको हम रिटर्न में देखेंगे यहाँ पे रिटर्न। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि हार्डी-सुलजे के नियम अनुसार किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो स्कंदन क्षमता होती है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ की संयोजकता जितनी अधिक होगी उस पदार्थ की स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। यानी कोई पदार्थ है, कोई परमाणु है जिस पे आवेश ज़्यादा होता है
तो उसकी जो स्कंदन क्षमता होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि कोई कोलाइड विलयन ऋण आवेशित है, यानी कोई कोलाइड विलयन हमारे पास ऐसा है कि उसमें ऋण आवेश है, तो उसको जो स्कंदित करने वाले आयन की स्कंदन क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम होगी। इसका मतलब है माना किसी पे एक नेगेटिव है, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम कितने नेगेटिव को स्कंदित कर सकता है, 3 नेगेटिव को स्कंदित कर सकता है। मैग्नीशियम 2 नेगेटिव को स्कंदित कर सकता है और सोडियम एक ही आयन को स्कंदित कर सकता है। अगर मुझे 3 आयन स्कंदित करवाने हैं, मैंने क्या कहा, मुझे कितने, 3 आयन स्कंदित करवाने हैं, ठीक है ना, तो सोडियम कितने लाने पड़ेंगे, मुझे 3 सोडियम को लाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव 1 चार्ज होगा तो कितने सोडियम आएगा, 3 सोडियम, क्योंकि 3 आयन को मुझे स्कंदित करने हैं, 3 नेगेटिव वाले थे मेरे पास। मैग्नीशियम वाले की बात करूंगा तो कितने मैग्नीशियम को लाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कितने मैग्नीशियम को लाने पड़ेंगे, हमें अगर 2 मैग्नीशियम लाएंगे तो यहाँ 6 आयन होने चाहिए, है ना। यानी जो मैग्नीशियम की संख्या होगी वो क्या होगी, 3 से थोड़ा कम होगी, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो एक एल्यूमिनियम कितने आयन को स्कंदित कर सकता है, 3 आयन को स्कंदित कर सकता है। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोलाइड विलयन कैसा है, धनावेशित है, कैसा है कोलाइड विलयन, धनावेशित है, तो उसको स्कंदित करने वाला आयन की स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी, हेक्सासाइनोफिरेट, ठीक है ना, इसकी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कार्बोनेट आयन की होगी और उसके बाद क्लोरीन आयन की होगी, क्योंकि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, -4 है, इसकी कितनी है, -2 है, इसकी कितनी है, -1। तो जिस पदार्थ की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। तो इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, इससे कम, और इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, और कम, क्योंकि इसमें कितना नेगेटिव है, एक ही नेगेटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो आपके पास 2 प्रकार के यौगिक हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PT NH3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यानी आपके पास एक तो ये है यहाँ पे, एक तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और दूसरा ये वाला है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके पहले कोई तत्व या परमाणु तो नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस जगह पे कोई भी परमाणु नहीं है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट से पहले। तो सबसे पहले इस वाले कैटायन का नाम लिखा जाता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, उसकी संख्या नहीं देखी जाती कि कितनी है। माना यहाँ पे कुछ लिखा होता तो सीधे उसका नाम आना था, यहाँ पे नहीं लिखा हो तो आपने क्या करना है, उसके बाद लीगेंड देखने, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट जब शुरू होता है तो उसका जो पहला तत्व होता है वो हमारा केंद्रीय परमाणु कहलाता है। ये हमारा जो यहाँ पे PT है वो क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम। ये वाला जो PT है वो क्या है हमारे पास, केंद्रीय परमाणु। इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे लीगेंड कहलाते हैं। तो ये सारे लीगेंड है, इतने लीगेंड है, ठीक है ना। हमारे पास 3 प्रकार के लीगेंड है, एक है हमारे पास एमीन, एक है क्लोराइड और एक है नाइट्राइट। 3 प्रकार के लीगेंड है। तो यहां पर अल्फाबेटिकली आपने इसका नाम लिखना है, अल्फाबेटिकली, यानी ऐसा नहीं कि आपके पास यहाँ पे ये हमारे पास जैसे है तो आपने यहाँ पे लिख दिया NH3 को आपने N देख लिया, नहीं, इसका नाम है, उसका नाम का पहला लेटर क्या है। तो सबसे पहले इसका पहला लेटर होता है एमीन। तो कितने एमीन है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई एमीन। उसके बाद क्लोराइड है, तो जिस आयन या परमाणु के अंत में IDE आता है उसको हम क्या करते हैं, IDO बना देते हैं। जैसे क्लोराइड है तो उसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो या क्लोरिडो कर देंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास नाइट्राइट है तो इसको क्या करेंगे, नाइट्राइटो लिख देते हैं। यानी ITE को क्या कर देते हैं, ITO, IDE को क्या कर देते हैं, IDO कर देते हैं, ठीक है ना। ATE जैसे सल्फेट है तो क्या कर देंगे, इसको सल्फेटो बना देंगे। ऑक्जेलेट, तो ATE ऑक्जेलेट, तो क्या करेंगे, इसको ऑक्जेलेटो बना देंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो ATE को ATO लिखेंगे,
ITE को ITO कर देंगे और IDE को IDO लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नाम देखेंगे तो क्या आएगा इसका, डाईएमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N, यानी आपके पास जो NO2 है वो दो रूप में पाया जाता है, एक तो ONO और एक पाया जाता है NO2। तो जब यह NO2 के रूप में होता है तो क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो N। तो इसका मतलब है कि N अभी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा होगा। अगर ये ऐसा होगा ONO होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, नाइट्राइटो O, है तो NO2E लेकिन क्या लिखेंगे इसको, नाइट्राइटो O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका नाम, डाईएमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N। उसके बाद देखा जाता है कि जो संकुल है उसमें धनावेश है या ऋणावेश है कि उदासीन है। तो इस पे यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है, इसके बाहर जो यहाँ पे कुछ भी आवेश नहीं है, तो इसका मतलब जो ये हमारा धातु होगा इसका नाम सेम वही आएगा जैसे आप पढ़ते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्लेटिनम। ठीक है, और इसके बाद आती धातु के बाद ऑक्सीकरण संख्या। इसका मतलब पहले लिगेंड, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, मेटल, एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने एक क्रम ध्यान रखना है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, लिगेंड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, लिगेंड को। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड को। किसको लिखेंगे, लिगेंड। उसके बाद मेटल और उसके बाद किसको, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, आप ये देखेंगे कि जो NH3 होता है वो सामान्य रूप में इसी रूप में पाया जाता है। जो Cl है वो NaCl के रूप में या HCl के रूप में पाया जाता होगा। तो H हटेगा तो Cl पे क्या होगा, एक माइनस। NO2 जो है वो HNO2 के रूप में पाया जाता है, यानी नाइट्रस अम्ल के रूप में पाया जाता है। तो H हटा होगा तो NO2 पे क्या आएगा, -1 आवेश। तो -1 ये हो गया और -1 ये हो गया, तो कुल कितना हो गया, -2। तो इस पे नंबर वही, आवेश अलग होता है, तो इसमें क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर लिखा हुआ हमने नोट करके, तो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अगला है K3Cr(C2O4) होल थ्राइज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पोटेशियम कितने हमारे पास, 3 है। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई तत्व है तो सीधे उसका नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पोटेशियम। यहाँ पे संख्या नहीं देखनी है, आप क्या लिखेंगे इसको, सीधे पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड को देखेंगे तो लिगेंड कितने हमारे पास, 3 है, और कौन से, ऑक्जेलेट है। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। यहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं तो संकुल क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। संकुल क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो पोटेशियम है वो पॉजिटिव रहता है। अगर ये हटेगा तो इस पे क्या आवेश आएगा, 3- संकुल पे, यहाँ पे टॉप पे। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, इसका मतलब क्रोमियम को क्या लिखेंगे हम, क्रोमेट। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो एक ऑक्जेलेट का -2 होता है, तो 3 का कितना होगा, -6। तो इसमें आवेश है -6 ऑक्जेलेट में, और एक पोटेशियम होता है +1, तो 3 पोटेशियम +3। इन दोनों को मिलाने पर आपके पास बचता है -3। इसका मतलब क्रोमियम पे क्या होगा, 3, संख्या वही लेकिन आवेश कैसा होगा, चेंज। तो क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +3 होगी। इसका मतलब इसका जो नाम होगा क्या होगा, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से हम आंसर शो करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, ये क्रोमेट थर्ड, और इसमें एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, तो आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।